हेलो बच्चों, एजुकेशन बूस्टर क्लासेस में मैं सुप्रीत सिंह। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि जो फूड के डाइजेशन में एसेसरीज ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं और इसके साथ साथ कुछ एसेसरीज ग्लैंड्स भी होती हैं जो जूस सिक्रेट करती हैं और उनसे उनमें जो एंजाइम्स होते हैं वो फूड को डाइजेस्ट करने में मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। फूड का जो डाइजेशन है वो दो तरह से प्रोसेस होती है। एक होती है फिजिकल प्रोसेस जिसे मैकेनिकल प्रोसेस भी कहते हैं और दूसरी होती है केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस वो होती है जिससे कि किसी भी चीज का साइज चेंज हो जाए लेकिन उसमें केमिकली कोई भी चेंज ना हो। हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो बक्कल कैविटी से स्टार्ट होती है। ठीक है, माउथ से स्टार्ट होती है। उस पूरे एरिया को क्या कहा जाता है? बक्कल कैविटी कहा जाता है। ठीक है। बक्कल कैविटी में स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है। जब बक्कल कैविटी में हमने खाना लिया तो हमारे टीथ और टंग की हेल्प से ठीक है खाने को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा जाता है। और बक्कल कैविटी में जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड से जो स्लाइवा का सिक्रीशन होता है उसमें जो म्यूकस होता है वो टीथ और टंग अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ठीक है। फूड को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं और उस स्लाइवा को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। स्लाइवा को क्या कहते हैं? लार कहा जाता है। लार को अच्छे से क्या कर देते हैं? फूड में मिक्स कर देते हैं। ठीक है, जिससे वो जो खाना है हमारा वो चिकना हो जाता है और चिपचिपा हो जाता है। कभी कभी आप देखते हो कि जब आपके खाने में आप खाना खा रहे हो उसमें कोई कंकड़ आ जाए या फिर कोई बाल निकल आए या फिर आपको टेस्ट उसका अच्छा नहीं लग रहा, तो आप उसको जब बाहर निकालने जाते हो, थूकने जाते हो, तो आप देखते हो कि जो खाना आपने खाया वो सेम वही उसी फॉर्म में नहीं रहता। वो छोटे-छोटे पीसेस में या कुछ लुगदी जैसा बन जाता है। एक बॉल लाइक का स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है ना? इकट्ठा हो जाता है, तो उसी को कहा जाता है बोलस। तो जब लार लार खाने में मिलती है बक्कल कैविटी के अंदर, तो उस फूड को क्या कहा जाता है? बोलस कहा जाता है। ठीक है? बोलस कहा जाता है। और बोलस कहाँ बना? फूड को हमने मुंह में लिया और ये बना हमारी बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में बोलस बना। अब जो बोलस है ये चिपचिपा हो गया। हाँ, माउथ में जो स्लाइवा में जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स यहाँ से केमिकल प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाती है। फिजिकल प्रोसेस भी हुई और केमिकल प्रोसेस भी हुई, क्योंकि क्या हुआ इसमें जो स्लाइवा में एंजाइम्स होते हैं, एमाइलेज एंजाइम होता है, एमाइलेज और टाइलिन, ये क्या करते हैं जो 30% स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देते हैं। ठीक है, माल्टोज में तोड़ने का काम करती है। तो केमिकली प्रोसेस यहाँ से भी स्टार्ट हो गई। अगर ये क्वेश्चन आता है कि फिजिकल प्रोसेस कहाँ होती है, तो आप क्या बताएंगे? बक्कल कैविटी में होती है। ओके, उसके बाद पूरी क्या कौन सी प्रोसेस होती है? केमिकल प्रोसेस होती है। तो इसके बाद जब खाना जो हमारा चिपचिपा हो गया है उसको फिर ढकेल दिया जाता है, जिससे जब चिपचिपा हो गया तो वो इजिली हम सॉलो कर सकते हैं, निगल सकते हैं। तो वो जब ढकेल दिया जाता है किसमें? ईसोफेगस में। ईसोफेगस क्या होता है? ये ट्यूबलैक स्ट्रक्चर है। देखो, ये ट्यूबलैक स्ट्रक्चर है जो सिर्फ एक रास्ता है खाने को स्टमक में पहुंचाने का। ठीक है, ये एक रास्ता होता है जो इससे खाना स्टमक में पहुंचाया जाए। इसे ईसोफेगस कहा जाता है। इसे फूड पाइप भी कहा जाता है। और इसका जब खाना हम निगलते हैं तो इसकी जो वॉल है, इसके अंदर की वॉल, उसमें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है और जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, उसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहा जाता है और इसी मूवमेंट के थ्रू खाना कहाँ आता है? स्टमक के अंदर आता है। स्टमक और ईसोफेगस, इन दोनों के बीच में यहाँ जहाँ से ये जुड़ती हैं वहां पे एक वॉल्व होता है। ठीक है, जिसे कार्डिक वॉल्व भी कहा जाता है और गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहा जाता है। ये क्या करता है? जो खाना जो आ रहा है उसको फूड को कंट्रोल करता है। ठीक है, ईसोफेगस से फूड आने को कंट्रोल कौन करता है? कार्डिक वॉल्व करती है।
देन खाना आ गया स्टमक में, ठीक है। स्टमक के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सबसे आगे का पार्ट इसे कार्डी कहा जाता है, बीच वाला पोर्शन ये पूरा इसे फंडिक कहा जाता है, और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ता है यहाँ, ये इस पार्ट को पाइलोरिक रीजन कहा जाता है, ठीक है। स्टमक की जो वॉल होती है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन करती है, और जिसमें 3 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी 3 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं? एक होती है म्यूकस नेक सेल, ठीक है, जो सिक्रीशन करती है म्यूकस का। सबसे पहले म्यूकस का सिक्रीशन होता है, क्यों? क्योंकि ये जो स्टमक खाना हमारा आया है इसकी वॉल को चिकना बनाता है, ठीक है। सेकंड जो होती है वो होती है चीफ सेल, ऑक्जेंटिक सेल समझ लीजिए, ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल क्या करती है? वो HCl जो है उसका सिक्रीशन करती है। ये हाईली एसिडिक होता है, इससे ज्यादा एसिडिक कोई भी एसिड नहीं होता। इसका जो पीएच होता है बच्चों वो 1.8 होता है इसका पीएच, ठीक है। ये हाईली एसिडिक होता है, और HCl का काम हमने क्या बताया था? ये बैक्टीरिया को किल करता है ना। जो भी आगे चल जाए बैक्टीरिया उनको किल करने का काम करता है ऑक्जेंटिक सेल। और थर्ड वन इज चीफ सेल। चीफ सेल क्या करती है? चीफ सेल जो होती है वो इनएक्टिव पेप्सिनोजन का पेप्सिनोजन एंजाइम का सिक्रीशन करती है। पेप्सिनोजन एंजाइम जो है उसका सिक्रीशन करती है चीफ सेल। जो साइज में ये जो सेल हैं जो स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है उससे जो उसमें जो सेल्स पाई जाती हैं, इन सेल्स में सबसे बड़ी साइज में ऑक्जेंटिक सेल सबसे बड़ी होती है, ठीक है, सबसे बड़ी होती है। और इनएक्टिव पेप्सिडोजन का जो सिक्रीशन होता है जब HCl का सिक्रीशन होता है, सबसे पहले क्या हुआ? म्यूकस का सिक्रीशन हुआ। क्यों? क्योंकि जो खाना भेजा गया तो इसमें जो म्यूकस है उसमें एक लेयर बन गई चिकनी, जिससे जो तब उसके बाद HCl जब सिक्रीशन होता है, क्योंकि ये हाईली एसिडिक है, अगर पहले इसका सिक्रीशन होगा तो जो इसकी स्टमक की वॉल है वो हमारी खराब हो जाएगी ना, है ना। एसिडिक, हाईली एसिडिक है, अल्सर हो जाता है, वो इसी वजह से हो जाता है, ठीक है। अल्सर बोलते हैं पेट में। तो HCl के इफेक्ट को स्टमक की वॉल पर नहीं पड़ने देता। दूसरा, पेप्सिनोजन जो एंजाइम का सिक्रीशन होता है जब वो HCl के इफेक्ट में आता है तो जो इनएक्टिव है ये एक्टिव हो जाता है। ये पेप्सिनोजन एक्टिव हो जाता है और ये पेप्सिनोजन पेप्सिन में चेंज हो जाता है, और ये पेप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। किसमें? पेप्टाइड में। प्रोटीन का पेप्टाइड में चेंज करता है। इसके साथ साथ एक पेरिस्टाइसिस मूवमेंट यहाँ हुआ था जब बोलस स्टमक में आता है, तो जो पाइलोरिक रीजन है हमने बताया था ना, कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक रीजन। ये पाइलोरिक रीजन ये वाला यहाँ से स्मॉल मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, तो पाइलोरिक रीजन यहाँ पे एक दोबारा पेरिस्टाइसिस मूवमेंट, यहाँ पे भी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है जिससे कि खाना हिलता है, और जो फंडिक रीजन है उसमें कुछ ये रूज रॉग कहते हैं इसको, ये रॉग स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है, जो खाने को ऐसे इसको मतलब हिलाने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, इसको यहीं रोके रखते हैं,
और कभी कभी आप देखते हो जब आपको भूख लगती है तो आपने बहुत काफी देर से कुछ खाया नहीं होता है, तो आपको पेट में एक चुभन सी फील होती है, वो इन्हीं इन्हीं रॉक की वजह से होती है। ये रॉक जो होते हैं ये जो है ये चुभते हैं, ठीक है, जिससे हमें एक दर्द सा फील होता है, पेन फील होता है, और ये खाने को इधर जाने से भी रोकता है। सेकंड पेरिस्टाइसिस मूवमेंट कहाँ हुआ था? यहाँ हुआ है पाइलोरिक रीजन में, ठीक है। खाने को हिलाने का हिलाते हैं और वो इतना कॉन्ट्रेक्शन होता है कि जो बोलस है हमारा वो चेंज हो जाता है काइम फॉर्म में, काइम, ठीक है। यहाँ से बोलस आया, ठीक है, बोलस आया और बोलस फिर किस में हो गया? काइम में चेंज हो गया। बोलस बना कहाँ था? ये बक्कल कैविटी में बना था, ठीक है। फिर किस में आया? ये स्टम बोलस आया स्टमक में, और फिर चेंज किस में आ गया? ये काइम हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये बना स्टमक में, ठीक है, स्टमक में बना। स्टमक में जो फूड होता है वो बोलस से काइम में चेंज हो जाता है। काइम जो क्या है, एक बहुत ही गाढ़ा सा लिक्विड होता है, ठीक है, इस फॉर्म में ये चेंज हो जाता है स्टमक में ही। फिर इसके बाद ये एंटर करता है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन जो होती है वो 8 से 10 मीटर लंबी होती है, जो दो तरह की होती है। एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन जो 6 से 6.5 मीटर लंबी होती है, और दूसरी होती है लार्ज इंटेस्टाइन जो 2 से 2.5 मीटर इसकी लंबाई होती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ये 3 तरह की होती है। फर्स्ट वाला 3 पार्ट्स होते हैं इसके। पहला पार्ट कहलाता है डूडेनम जो 25 सेंटीमीटर का होता है, स्टमक से जो जुड़ा होता है, जो डूडोनमी होता है ये, ठीक है, और जो सी शेप का होता है, ओके। इससे एक पिंक कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर पैनक्रियाज जिससे कनेक्ट होती है। दूसरा जैजोनम, जैजोनम जो होता है डूडोनम के जस्ट बाद का जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है वो जैजोनम कहलाता है, जो 2.4 मीटर लंबाई होती है जिसकी। और लास्ट वन इज इलियम। इलियम जो होता है ये हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है, इसमें फूड का कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है, जोजनम और इलियम वाले पार्ट में, ठीक है, कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ये ब्रॉड होती है, चौड़ाई में ज्यादा होती है, ठीक है, और इसके भी 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग पार्ट सीकम होता है, दूसरा कोलोन होता है, और थर्ड वन इज रेक्टम। सीकम जो होता है वो बहुत छोटा पार्ट होता है, जो एनिमल्स रूमिनेंट होते हैं उनमें सीकम की लंबाई ज्यादा होती है क्योंकि वो सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं, ठीक है। ह्यूमंस में कोलोन की लंबाई ज्यादा होती है, कोलोन पाया जाता है ज्यादा, ठीक है, जो रीजन है कोलोन रीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, यहाँ से स्टार्ट होकर ये पूरा, ठीक है, कोलोन ही होता है। एनस से जस्ट ऊपर जो पार्ट होता है जहाँ पे वेस्ट मटेरियल स्टोर रहता है उसे रेक्टम कहा जाता है, और लास्ट वन इज एनस। हाँ, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन जो होता है वो फूड के डाइजेशन में 3 तरह की जूस का सिक्रीशन करता है, ठीक है। बेटा हम लोग बता चुके हैं, ठीक है, इसके बारे में। इंटेस्टाइन 3 टाइप का जूस। सबसे पहला है पैनक्रियाटिक जूस, दूसरा है बाइल जूस, और थर्ड वन इज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल जूस। पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो पैनक्रियाज जो है हमारी वो सिर्फ
वो सिक्रीशन करती है। और बाइल जूस जो है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो लिवर में होता है, लिवर उसका सिंथेसिस करती है और वो हेपेटो डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर में जाता है बाइल जूस, और वहां पे गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। ये गॉल ब्लैडर है जो लिवर के जस्ट नीचे पाई जाती है, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है बाइल जूस, और फिर जरूरत पड़ने पर फिर यहीं से सिक्रीशन होता है इसका बाइल डक्ट के थ्रू, ठीक है। बाइल डक्ट गॉल ब्लैडर से आ रही है और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस डक्ट आ रही है, और ये दोनों ही मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाते हैं जिसे हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहा जाता है, जिसकी ओपनिंग डुओडेनम में होती है, ठीक है। जो जूस है वो जो फूड हमारा यहाँ से काइम की फॉर्म में आया, डुओडेनम में आया, तो इनके सिक्रीशन से इसका फिर यहाँ पे डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सबका। बाइल का मेन फंक्शन क्या है, ये इमल्सिफिकेशन करता है, मतलब ये मेन फैट का डाइजेशन करता है। सबसे पहले पैनक्रियाटिक जूस अपना वर्क करती है, ये क्या करती है, जितनी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट है एंजाइम्स का सिक्रीशन करती है, ठीक है। और जितने भी एंजाइम्स का सिक्रीशन करती है सभी इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से एंजाइम्स, ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, ये दोनों ही क्या करती हैं, एंट्रोकाइनेज जो है एंजाइम की हेल्प से ये एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाती हैं और ये प्रोटीन का डाइजेशन करती हैं। एंट्रोकाइनेज इसी से पता लग रहा है एंजाइम है ये, ठीक है। इसकी हेल्प से ये किस में चेंज हो जाती है, ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में चेंज हो जाता है, और ये भी दोनों ही ट्रिप्सिन में चेंज हो जाती है, और क्या करते हैं, ये प्रोटीन का डाइजेशन करती है। ट्रिप्सिन एक्टिव, ठीक है, एक्टिव ट्रिप्सिन में। ये किस फॉर्म में सिक्रीशन हुआ था इनका, पैनक्रियाटिक जूस से इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीशन हुआ था, इनएक्टिव फॉर्म में हुआ था। और फिर ये क्या करती है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करती है और उसे पेप्टाइड में चेंज कर देती है, पेप्टाइड को फिर अमीनो एसिड में चेंज कर देती है। बाइल क्या करता है, और इसमें और भी एंजाइम्स होते हैं, लाइपेज होता है। पैनक्रियाटिक जूस जो होता है इसका जो पीएच होता है वो 7.5 से 8.4 होता है, और ये जो है ये एल्कलाइन नेचर की होती है। इससे और भी एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है, सभी इनएक्टिव एमाइलेज होता है। सलाइवरी जो ग्लैंड है, उससे जो सलाइवा है उसमें हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है उसका 30% डाइजेशन हो जाता है माउथ में ही, ठीक है। और बाकी का जो 70% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो पैनक्रियाटिक जूस से ही होता है। इसमें भी क्या होते हैं, एमाइलेज पाए जाते हैं, एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो 70% स्टार्च का क्या करता है, डाइजेशन कर देता है, और उसको किस में तोड़ देता है, माल्टोज में तोड़ देता है। बाइल जूस इसमें लाइपेज और भी जो, हाँ बच्चों एक मेन चीज रह गई, एक है यहाँ पे जो स्टमक में हमारी जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें एक और हमारा जो पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव एंजाइम था उसके साथ साथ एक प्रो प्रोलाइटिक रेनिन एंजाइम भी होता है, ठीक है। जो मोस्टली जो एनिमल्स वगैरह होता है उनके बच्चों में पाया जाता है, क्योंकि वो जो मिल्क को डाइजेशन करने के लिए वो एंजाइम ही उसका मिल्क का डाइजेशन करते हैं, और ह्यूमन में ये जीवन पर्यंत पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन का जो बेबी है वो हमेशा ही जो है दूध पीते हैं वो, ठीक है। तो जो रेनिन एंजाइम है वो मिल्क का डाइजेशन करता है, याद रखिए ये
ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम है इसमें पेप्सिन, क्योंकि मिल्क में भी प्रोटीन पाई जाती है लेकिन ट्रिप्सिन पेप्सिन ये सब उसका डाइजेशन नहीं करते, रेनिन करता है। ठीक है, रेनिन मिल्क का डाइजेशन करता है। हाँ, तो जितनी भी आपका फूड जूस जो सिक्रीशन हुआ है उनमें जो डाइजेशन हुआ उसमें फैट का डाइजेशन नहीं हुआ। तो बाइल जूस क्या करता है, इसका मेन फंक्शन है कि ये सबसे पहले तो HCl के इफेक्ट को खत्म करता है। ठीक है, और ये ऐसा एंजाइम, ऐसा जूस है जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, लेकिन ये फैट का को ब्रेक डाउन करता है छोटे स्मॉल स्मॉल फैटी एसिड में। ठीक है, मोनोग्लिसराइड में। तो ये क्या करता है, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या होती है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स। ठीक है, थर्ड वन इज, हाँ, पैनक्रियाटिक जो जूस होता है इसको कंप्लीट डाइजेशन जूस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट जितना भी हमारा फूड के कंपोनेंट है वो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है उनका। थर्ड वन इज इंटेस्टाइनल जूस जो होती है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो सिंपल फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में न्यूट्रिएंट को चेंज करते हैं जिससे वो इजीली एब्जॉर्ब हो सके, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आ सके। जैसे डाइपेप्टिडेज, ये पेप्टिडेज, ये पेप्टाइड जो होती है डाइपेप्टाइड, उसको तोड़ता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या है, अमीनो एसिड ही मिलकर क्या बनाती है, प्रोटीन्स बनाती है। माल्टोज, माल्टोज में माल्टेज एंजाइम होता है जो माल्टोज को ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है। लैक्टेज एंजाइम, लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज जो शुगर होती है जो मिल्क में पाई जाती है, दूध दही में पनीर में पाई जाती है, उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में सॉल्युबल फॉर्म में चेंज करता है। ये सुक्रेज जो होती है, सुक्रोज होते हैं, उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करता है। सुक्रोज किस में पाई जाती है बताइए, डाइमोनोग्लिसराइड। डाइमोनोग्लिसराइड जो फैट होता है, फैट के ब्रेक डाउन से, इमल्सिफिकेशन से क्या होता हुआ था, डाई और मोनोग्लिसराइड बने थे, और फिर इंटेस्टाइनल जूस जो है उसको वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में नहीं, उसको चेंज कर देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में विद द हेल्प ऑफ लाइपेज एंजाइम की। और जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं वो न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम की हेल्प से शुगर और बेसिस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये सभी जो एंजाइम्स होते हैं वो जो फूड के न्यूट्रिएंट होते हैं उनको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज करती है, जिससे कि बिलाई की जो सरफेस पे ब्लड वेसल्स है वो उसको एब्जॉर्ब कर सके। इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइन जो होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी जो इनर लाइनिंग होती है उसमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिन्हें विलाई कहा जाता है। और विलाई जो होता है ये क्या करती है, ये जो इंटेस्टाइन की जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ाने का काम करती है। इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो फूड के जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। इंटेस्टाइनल जूस जो होती है वो डोडोनम में की जो एपिथेलियम म्यूकोसा होता है, म्यूकोसल एपिथेलियम सेल्स होती हैं, उनमें ग्लोबेट सेल्स जो होती हैं वो, और ये विलाई जो है, ये प्रोजेक्शन के बीच में ये जो गड्ढे हैं इन्हें क्रिप्ट ऑफ लिवर कॉर्न कहा जाता है। ये दोनों मिलकर इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन करती हैं। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन करती हैं ये दोनों सेल, ग्लोबेट सेल और क्रिप्ट ऑफ लिवर को है। फूड के न्यूट्रिएंट का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो जोर्जनम और इलियम पार्ट में होता है। इंटेस्टाइनल जूस होता है ये बहुत ही वाटरी होता है। ठीक है, पानी की मात्रा इसमें ज्यादा होती है और ये एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन होता है
और इसका जो पीएच होता है वो 7.5 से 8 होता है इसका पीएच। ठीक है। और इंटेस्ट जो पैनक्रियाटिक जूस था, पैनक्रियाटिक जूस फूड को कंप्लीट डाइजेस्ट कर देता है, लेकिन उस डाइजेस्ट फूड को ब्लड में सॉल्युबल फॉर्म में इंटेस्टाइनल जूस करता है। याद रखिए, ये उसको चेंज करता है किसमें, जिससे वो इजिली न्यूट्रिएंट जो है वो एब्सॉर्ब कर लिए जाए ब्लड वेसल्स के द्वारा। कहाँ पर? विलाई के द्वारा। ठीक है। और हाँ, विलाई के द्वारा मेन जो है वो जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता। ये आप ध्यान रखिए, किस चीज का विलाई एब्जॉर्प्शन नहीं करती है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन